ये एनिमे एक ऐसे फ्यूचर की कहानी है जहां ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स एक साथ रहते हैं। ये एंड्रॉइड्स, जिन्हें गिफ्टिया कहा जाता है, देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं और उनके पास भी इमोशंस होते हैं। सोचो, अगर एक इंसान और एक एंड्रॉइड एक दूसरे से प्यार करने लगें तो उनका रिश्ता किस रास्ते पर चलेगा। आज हम जानेंगे इस एनिमे की इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें प्यार, टेक्नोलॉजी और इंसानियत की एक नई सोच दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है त्सुकासा मिज़ुगाकी से, जो 18 साल का एक यंग लड़का है। वो तेजी से भागते हुए एलिवेटर में चढ़ता है और अपने मन में सोचता है, पता नहीं मैं कैसा महसूस करता अगर मेरी लाइफ पहले से ही तय होती। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे देखकर त्सुकासा के मन में अचानक एक ख्याल आता है, पता नहीं क्यों बिना तुम्हारा नाम जाने ही मुझे तुमसे प्यार सा हो गया। इसी पल से इस एनिमे की कहानी शुरू होती है। अगली सुबह त्सुकासा अपनी नई जॉब के लिए निकलता है। वो एक कंपनी में काम करने वाला होता है जिसका नाम SAI कॉर्पोरेशन है। ये कंपनी गिफ्टिया नाम के एंड्रॉइड्स बनाने के लिए मशहूर है। कंपनी पहुंचकर त्सुकासा टर्मिनल सर्विस डिपार्टमेंट का पता पूछता है, लेकिन उसे हेडक्वार्टर्स के पीछे भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और आसपास मौजूद लोगों को देखता है। तब एक आदमी बोलता है, मैं सेक्शन चीफ यामानोबी हूं। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो काजुकी कुवानोमी से पूछना, ये फील्ड ड्यूटी की इंचार्ज हैं। काजुकी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, इस साल तो कोई नया एम्प्लॉई आना ही नहीं था। फिर वो कंप्लेन करते हुए कहती है कि गिफ्टिया की कमी की वजह से उनके पास पार्टनर्स भी कम हैं। इस पर यामानोबी जवाब देता है, जनरल मैनेजर की रिकमेंडेशन थी, इसलिए मुझे इसे रिक्रूट करना ही पड़ा। त्सुकासा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, टर्मिनल सर्विस में किस तरह के लोग काम करते हैं? यामानोबी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, जनरल मैनेजर ने तुम्हें इतना भी नहीं बताया? त्सुकासा सर हिलाकर नहीं कहता है। अब काजुकी उसे गिफ्टिया के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, हम जो गिफ्टिया बनाते हैं उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 81,920 घंटे यानी लगभग 9 साल 4 महीने होती है। जब उनका वक्त खत्म होने लगता है तो उनकी मेमोरीज धीरे धीरे डिलीट होने लगती हैं और उनकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। अगर उन्हें ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो वो वायलेंट भी हो सकते हैं। ये सुनकर त्सुकासा काफी शॉक हो जाता है। तभी वही लड़की जिसे उसने पहली बार एलिवेटर में देखा था रूम के अंदर आती है। उसे देखते ही त्सुकासा सोचता है, ये तो वही लड़की है। काजुकी पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? त्सुकासा धीरे से जवाब देता है, मैं इसे कुछ देर पहले एलिवेटर में मिला था। यह सुनकर यामानोबी के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना इसला और त्सुकासा को एक टीम बना दिया जाए। काजुकी पहले इस फैसले के खिलाफ होती है, लेकिन इसला खुद आगे बढ़कर कहती है, मैं समझ गई। और इसी तरह त्सुकासा और इसला एक टीम बन जाते हैं। अगले सीन में त्सुकासा इसला की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। फिर त्सुकासा पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम क्या देख रही थी? लेकिन इसला बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया, कृपया दोबारा पूछिए। त्सुकासा फिर वही सवाल पूछता है, लेकिन इसला का जवाब फिर भी वही रहता है। तभी जैक वहां आ जाता है और मजाक में कहता है, अरे मिचिरू, ये नया लड़का तो इसला का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। इतने में एक लड़की आती है जिसका नाम मिचिरू होता है। वो त्सुकासा को घूर कर देखती है और इसला से कहती है, तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर वो त्सुकासा की तरफ देखकर कहती है, मैं मिचिरू हूं, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगी, यहां खड़े मत रहो, मेरे साथ बाहर चलो। इसी के साथ त्सुकासा की ट्रेनिंग और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। पार्ट 2, पहली रिट्रीवल मिशन। इसके बाद मिचिरू त्सुकासा को उसका पहला असाइनमेंट देती है। ये सब लोग एक कार में बैठकर मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिचिरू त्सुकासा से उसकी एज पूछती है। त्सुकासा जवाब देता है, मैं 18 साल का हूं। तब जैक हंसते हुए कहता है, और मिचिरू सिर्फ 17 साल की है। ये सुनकर मिचिरू उसे घूरती है और कहती है, मैं यहां सीनियर हूं, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। उसके बाद जैक मिशन के बारे में समझाता है। वो कहता है, हमारी टीम 2 लोगों की होती है, एक मार्क्समैन और एक स्पॉटर। गिफ्टिया का काम ओनर से बात करना और उसका भरोसा जीतना होता है ताकि रिट्रीवल आसानी से हो सके। फिर जैक त्सुकासा से कहता है, तुम स्पॉटर हो, तुम्हारा काम अपने पार्टनर पर नजर रखना है और देखना है कि वो अपना काम सही तरह कर रही है या नहीं। त्सुकासा पूछता है, क्या इसके लिए कोई मैनुअल नहीं है? मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब इसला अपनी डायरी उसके हाथ में देती है और कहती है, सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, इस काम में कभी भी रिवाइंड नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना है। त्सुकासा डायरी खोलता है। उसमें इसला ने अपने पिछले रिट्रीवल मिशंस के नोट्स लिखे होते हैं, लेकिन यूज कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ देर बाद वो लोग अपने टारगेट के घर पहुंचते हैं। उनका टारगेट एक गिफ्टिया होता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। एडवर्ड अपने ओनर के साथ खुशी से बात कर रहा होता है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ओनर की परमिशन से रिट्रीवल प्रोसेस शुरू होता है। इसला प्यार से एडवर्ड के पास जाती है और यूज एक स्पेशल रिंग पहना देती है। जैसे ही वो रिंग उसकी अंगली में पहनाई जाती है, एडवर्ड का बॉडी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और इसी तरह उसका रिट्रीवल पूरा हो जाता है। वापस आते वक्त त्सुकासा मिचिरू से पूछता है, ओनर का वहां मौजूद रहना इतना जरूरी क्यों होता है? मिचिरू समझाती है, गिफ्टिया के पास अपने ओनर की सारी पर्सनल मेमोरीज होती हैं। अगर ओनर वहां ना हो तो उन मेमोरीज के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बात सुनकर त्सुकासा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है,
लेकिन एडवर्ड में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मिचीरू उसकी तरफ देखकर कहती है, कभी भी सिर्फ अपीयरेंस देखकर किसी को जज मत करो। अगर हम उसे सिर्फ कुछ घंटे और छोड़ देते तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी होती। फिर वो आगे कहती है, तुम्हें ये काम बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन असल में ये उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है जितना दिखाई देता है। अगले दिन टीम को एक और रिट्रीवल मिशन मिलता है, लेकिन इस बार टारगेट का ओनर अपनी गिफ्टिया को देने से सीधा मना कर देता है। सिचुएशन खराब होते ही ओनर गिफ्टिया को लेकर भागने लगता है। इसला तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ती है। ओनर को पकड़ने की कोशिश में वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, लेकिन लैंडिंग गलत हो जाती है और वो सीधा एक बड़े कचरे के डब्बे में गिर जाती है। मिशन फेल हो जाता है। बाद में ऑफिस में यमनोबी सबको डांटते हुए कहता है, काम ढंग से करो, इस तरह मिशंस कंप्लीट नहीं होते। थोड़ी देर बाद जैक बताता है कि भागने वाले ओनर और गिफ्टिया दोनों को बाद में पकड़ लिया गया। उसके बाद कजूकी त्सुकासा से कहती है, इसला पर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। यह सुनकर त्सुकासा थोड़ा हैरान हो जाता है। बाद में वो मिचीरू से पूछता है, क्या कजूकी और इसला के बीच कोई पुराना कनेक्शन है? मिचीरू कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, कुछ साल पहले वो दोनों एक ही टीम में पार्टनर हुआ करते थे। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है, और हाँ, आज जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं काजुकी से बात कर लूंगी। उसके बाद वो मजाक में कहती है, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी जॉब छोड़ दो, वरना मेरी ट्रेनर वाली रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस बात पर त्सुकासा हल्का सा मुस्कुरा देता है। यहीं से उनकी अगली इमोशनल रिट्रीवल मिशन की शुरुआत होती है। पार्ट 3, नीना और उसकी ग्रैंडमदर का इमोशनल रिट्रीवल। कुछ दिनों बाद त्सुकासा को एक और असाइनमेंट मिलता है। इस बार उन्हें नीना नाम की एक गिफ्टिया का रिट्रीवल करना होता है। मिशन के बारे में सुनकर त्सुकासा सोच में पड़ जाता है और कहता है, हम इस ओनर से बात कैसे करेंगे? तब इसला शांत आवाज में कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन त्सुकासा और इसला दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। इसला दूरबेल बजाती है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग औरत दरवाजा खोलती है। इसला मुस्कुराते हुए कहती है, नमस्ते, क्या हम थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हैं? हम साथ में चाय पीना चाहेंगे। लेकिन बुजुर्ग औरत बिना कुछ कहे उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। त्सुकासा हैरान होकर पूछता है, बस इतना ही प्लान था तुम्हारा? अगले दिन इसला फिर वापस आती है। इस बार वो साथ में कुछ खाने का सामान लेकर आती है। वो फिर बेल बजाती है, लेकिन इस बार भी बुजुर्ग औरत उन्हें माना करके दरवाजा बंद कर देती है। तीसरे दिन भी वही होता है। त्सुकासा निराश होकर कहता है, लगता है हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन इसला हार मानने वालों में से नहीं थी। आज उनका आखिरी मौका था। इस बार वो और भी ज्यादा खाना लेकर आती है। जैसे ही बुजुर्ग औरत उन्हें फिर से माना करती है, इसला चुपके से घर के साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन अंदर जाते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। इसला धीरे से पूछती है, क्या तुम नीना हो? लड़की हैरान होकर कहती है, हाँ। इसला मुस्कुराकर कहती है, तो फिर क्या तुम भी हमारे साथ चाय पियोगी? इतने में नीना की ग्रैंडमदर वहां आ जाती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, तुम अंदर कैसे आ गई? अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लाऊंगी। लेकिन नीना उनका हाथ पकड़कर कहती है, ग्रैंडमा प्लीज इन्हें मत भगाइए, कम से कम इनके साथ एक कप चाय तो पीने दीजिए। ग्रैंडमदर कुछ देर चुप रहती हैं, फिर धीरे से हाँ में सर हिला देती हैं। सब लोग बैठकर चाय पीने लगते हैं। ग्रैंडमदर त्सुकासा की तरफ देखकर कहती हैं, नीना सिर्फ एक गिफ्टिया नहीं है, वो मेरी फैमिली है। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। थोड़ी देर बाद नीना ईसला के गीले बाल सुखा रही होती है। वो धीरे से कहती है, सॉरी ग्रैंडमा, मैंने आपको परेशान कर दिया। तब इसला पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं? नीना शांत होकर कहती है, हाँ। इसला फिर पूछती है, क्या तुम्हें अपनी मेमोरीज और पर्सनैलिटी खो देने से डर नहीं लगता? नीना कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, मुझे नहीं पता। इस जवाब को सुनकर इसला की आंखों में हल्का सा दर्द नजर आता है। वो धीरे से कहती है, काश मेरे पास कभी मेमोरीज होती ही नहीं। फिर इसला पूछती है, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ और नहीं रहना चाहती? नीना प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, मैं रहना चाहती हूं, लेकिन अगर मैं रुक गई तो मैं खराब हो जाऊंगी, और अगर मैं बदल गई तो ग्रैंडमा बहुत दुखी होंगी, इसलिए उनके लिए मुझे जाना ही होगा। इसला फिर धीरे से पूछती है, चाहे वो इसके खिलाफ ही क्यों ना हो? नीना सर हिलाकर कहती है, हाँ, बस एक ही अफसोस रहेगा, काश मैं उन्हें मुस्कुराकर अलविदा कह पाती। उन दोनों की ये बात नीना की ग्रैंडमदर चुपचाप सुन रही होती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे चलकर त्सुकासा के पास आती हैं और भारी दिल से कहती हैं, ठीक है, इसे ले जाओ। फिर हाका सा रुककर वो कहती हैं, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मेरी दोस्त के लिए 4 कप चाय बना दोगे? थोड़ी देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर आखिरी बार चाय पीते हैं। फिर रिट्रीवल का वक्त आ जाता है। नीना अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ग्रैंडमदर उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, फिक्र मत करो नीना, मैं ठीक रहूंगी। नीना आंसू पहुंचती है और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, बाय बाय ग्रैंडमा। वो हाथ हिलाती हुई धीरे धीरे उनसे दूर चली जाती है। इसला उसके कान में धीरे से कुछ कहती है। ये सुनते ही नीना के चेहरे पर एक हाकी सी मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ नीना का रिट्रीवल पूरा हो जाता है। वापस आते वक्त त्सुकासा को ग्रैंडमा की वो बात याद आती है जब उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर उससे थैंक यू कहा था। उस दिन त्सुकासा को पहली बार एहसास होता है कि टर्मिनल सर्विस का काम सिर्फ गिफ्टिया को वापस लाना नहीं, बल्कि लोगों के दिल टूटने का दर्द भी अपने साथ लेकर चलना है। पार्ट 4,
यसूतका की एंट्री और इसला का सीक्रेट। नीना का रिट्रीवल खत्म होने के बाद सुकासा और इसला ऑफिस वापस आ जाते हैं। उसी वक्त यामानोबी एक मीटिंग की तैयारी कर रहा होता है। वो इसला से सबके लिए चाय बनाने को कहता है। तभी ऑफिस में एक आदमी आता है। सुकासा यूज देखकर पूछता है, ये कौन है? मिचिरू जवाब देती है, ये यसूतका हानादा है। ये टर्मिनल सर्विस का स्पॉटर है और लगभग 10 साल से यहां काम कर रहा है। टैब कजुकी भी वहां आ जाती है और गुस्से में कहती है, यसूतका, तुम फिर से कहां गायब थे? यसूतका बिल्कुल आराम से कहता है, थोड़ा बाहर काम था। कजुकी मजाक उड़ाते हुए बोलती है, लड़कियों के साथ घूमना भी अब काम कहलाता है? सब हंसने लगते हैं। इसी बीच इसला चाय लेकर आती है। चाय यामानोबी के लिए होती है, लेकिन यसूतका बिना पूछे ही कप उठाकर पी लेता है। फिर वो सुकासा की तरफ देखकर कहता है, तो तुम वही नए लड़के हो जिसे इसला के साथ पार्टनर बनाया गया है। सुकासा अपना इंट्रोडक्शन देता है। यसूतका मुस्कुराकर पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारा कनेक्शन जनरल मैनेजर से है, आखिर तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? ये सुनकर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में सुकासा जनरल मैनेजर के सामने खड़ा होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है। जनरल मैनेजर कहते हैं, तुम्हें अपने पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी वजह से तुम्हें यह मौका मिला है। इसी तरह सुकासा को एसएआई कॉर्पोरेशन में जॉब मिल जाती है। सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। सुकासा कहता है, हाँ, बॉस मेरे फादर के दोस्त हैं। तभी यसूतका की पार्टनर सैरी वहां आ जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा एब्सेंस की वजह से हमारे कई असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़े हैं। सब लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक ओनर डर कर भागने लगता है। सुकासा उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इसला भी उसके साथ भागती है, लेकिन दौड़ते वक्त इसला का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर पड़ती है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सुकासा तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे संभालता है। फिर आसपास खड़े लोगों को देखकर हाकी सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है हमें एक और अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा। बाद में मिचिरू सबकी तरफ से माफी मांगती है। कार में बैठते ही वो सुकासा से पूछती है, ये कितनी बार हो चुका है? सुकासा शर्मेट हुए कहता है, तीसरी बार। मिचिरू हैरान होकर बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अग्रीमेंट फाइल पर साइन करवाने में लगातार 3 बार फेल हो चुके हो। सुकासा सर झुकाकर कहता है, सॉरी। मिचिरू थोड़ा ताना मारते हुए कहती है, मैं उस इंसान से और क्या उम्मीद कर सकती हूं जिसे ये जॉब रिकमेंडेशन से मिली हो। ये सब सुनकर भी सुकासा शांत रहता है और कहता है, अगली बार मैं और ध्यान रखूंगा। ऑफिस में बाद में मिचिरू उसकी कंप्लेंट कर रही होती है। जैक और यसूतका मजाक में पूछते हैं, तुम सुकासा से इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों रहती हो? कहीं तुम यूज पसंद तो नहीं करती? ये सुनकर मिचिरू तुरंत गुस्से में बोलती है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कजुकी इसला के बारे में पूछती है। मिचिरू सीरियस होकर कहती है, फिलहाल सब ठीक है। उस शाम कजुकी सुकासा को काम के बाद बाहर चलने के लिए कहती है। दोनों एक बार में बैठकर बात करते हैं। कजुकी उससे पूछती है, जब भी कोई गलती होती है उसका असर सबसे ज्यादा इसला पर पड़ता है ना? सुकासा हाँ में सर हिला देता है। कजुकी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी उंगली को जोर से मोड़ देती है। दर्द से सुकासा जोर से चीख पड़ता है। कजुकी शांत आवाज में कहती है, मैं 10 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूं, लेकिन आज तक मुझे यह समझ नहीं आया कि गिफ्टिया की मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना जरूरी क्यों होता है। ये बात सुनकर सुकासा को इसला की कही हुई बात याद आ जाती है। तभी यसूतका भी बार में आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, मैं तो रोज यहां आता हूं। इतनी देर में कजुकी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। सुकासा घबराकर पूछता है, अब क्या करें? यसूतका आराम से उस कंधे पर उठाता है और कहता है, हमेशा की तरह इसे घर छोड़ देता हूं। अगले दिन ऑफिस में सुकासा को कंप्यूटर पर एक मैसेज दिखता है। उसमें लिखा होता है, इसला टेस्टिंग रूम में है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। अंदर एक बड़े से पूल में इसला ट्रेनिंग कर रही होती है। वहां मौजूद इंजीनियर एरू बताती है, जब से इसला तुम्हारी पार्टनर बानी है वो रोज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रही है। वो अपनी बॉडी पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सुकासा और इसला बाहर बेंच पर बैठते हैं। सुकासा पूछता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इसला धीरे से कहती है, क्योंकि मैं मिशंस में पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। यह सुनकर सुकासा मुस्कुरा देता है और कहता है, हम पार्टनर्स हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पहली बार इसला के चेहरे पर हाकी सी नरम मुस्कान दिखाई देती है। वो धीरे से कहती है, ठीक है, और जाते जाते पहली बार सुकासा को दिल से कहती है, थैंक यू। इसी छोटे से शब्द के साथ दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। पार्ट 5, इसला के साथ रहना और उनकी पहली आउटिंग। अगले दिन मिचिरू इसला के पास आती है और पूछती है, तुम सुकासा के बारे में क्या सोचती हो? इसला चुपचाप उसकी तरफ देखने लगती है। यह देखकर मिचिरू जल्दी से कहती है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। सुकासा मुझसे पूछ रहा था कि ओनर से बात करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसला कुछ देर सोचती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उसी दिन बाद में मिचिरू, जैक और सुकासा बाहर खड़े होते हैं। मिचिरू समझाती है, गिफ्टिया और उनके ओनर्स के बीच सिर्फ यादें ही नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है। जब कोई ओनर अपने गिफ्टिया को खो देता है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। इसलिए उनसे बात करते वक्त हमेशा उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना। सुकासा सर हिलाकर कहता है, समझ गया, थैंक्स। जाते जाते मिचिरू रुकती है और धीरे से कहती है, मैंने पहले तुमसे बहुत बुरा बिहेव किया था, उसके लिए सॉरी।
सुकासा मुस्कुराकर उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। असरात सुकासा ऑफिस में बैठा अपना मैनुअल पढ़ रहा होता है। तभी यसूदका उसके पास आता है। सुकासा उससे कहता है, इसला इतनी मेहनत कर रही है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फिर भी इंप्रूव नहीं हो रही। यसूदका का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो कहता है, ट्रेनिंग से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। सुकासा हैरान होकर पूछता है, मतलब? यसूदका धीरे से कहता है, तुमने उसका फिजिकल डेटा देखा होगा, उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही है। ये बात सुनकर सुकासा के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। कुछ देर बाद काजुकी और यसूदका आपस में बात कर रहे होते हैं। यसूदका कहता है, तुमने सुकासा को अब तक सच नहीं बताया? काजुकी चुप रहती है। यासुदका फिर कहता है, इसला की लाइफ स्पैन खत्म होने में सिर्फ लगभग 2000 घंटे बचे हैं। यह सच अभी सुकासा से छुपाया जाता है। उस रात सुकासा कंपनी डॉम में इसला के साथ होता है। इसला चार्जिंग स्टेशन पर बैठी होती है। सुकासा पूछता है, तुम्हें भूख नहीं लगी? इसला कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद वो सिर्फ इतना पूछती है, सुकासा क्या तुम चाय पियोगे? सुकासा मुस्कुराकर कहता है, चाय बाद में, पहले डिनर करते हैं। लेकिन इसला फिर चुप हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रेन ने सुकासा को बताया था, आज से तुम इसला के साथ कंपनी डॉम में रहोगे। हमारे डिपार्टमेंट में पार्टनर्स एक साथ रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। शुरू में दोनों के लिए एक साथ रहना काफी ऑकवर्ड होता है। एक दिन लंच ब्रेक में सुकासा इसला की डायरी पढ़ रहा होता है। उस डायरी में इसला ने मजेदार बातें लिखी होती हैं, जैसे आज मेरी काजुकी से फिर लड़ाई हो गई। गुस्से में वो और भी डरावनी लगती है। डायरी पढ़कर सुकासा हंसने लगता है और सोचता है, डायरी वाली इसला और असली इसला कितनी अलग है। तभी मिचिरू, जैक और एरू वहां आ जाते हैं। मिचिरू डायरी देखकर गुस्से में पूछती है, तुम इसला की पर्सनल डायरी क्यों पढ़ रहे हो? सुकासा घबरा कर कहता है, तुम गलत समझ रही हो। फिर मजाक मजाक में मिचिरू उससे पूछती है, सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है? सुकासा कुछ बोलने ही वाला होता है कि मिचिरू खुद ही बोल पड़ती है, मुझे पहले से पता था, जीरो एक्सपीरियंस। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुकासा शर्म से लाल हो जाता है। उसके बाद एरू उससे मजाक में अजीब अजीब रिलेशनशिप टिप्स देने लगती है। मिचिरू तुरंत ही उसे रोक देती है और कहती है, बकवास बंद करो। रात को सुकासा घर लौटा है। उसी वक्त इसला बाथरूम में नहा रही होती है। एरू की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, लेकिन वो तुरंत खुद को रोक लेता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी इसला बाथरूम से बाहर आती है। सुकासा घबरा कर कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। इसला बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुकासा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है, लगता है वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन अगले ही दिन ऑफिस में इसला खुद उसके पास आकर पूछती है, सुकासा अगर तुम्हें एक और कप चाय चाहिए हो तो मुझे बता देना। यह सुनकर सुकासा हैरान रह जाता है। रेन हंस कर कहता है, देखा, बाहर से वो ठंडी लगती है लेकिन धीरे धीरे वो तुम पर भरोसा करने लगी है। यहीं से सुकासा और इसला के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट आने लगती है। पार्ट 6, पहली शॉपिंग डेट और दिल की बातें। काजुकी को लगने लगता है कि इसला जानबूझकर अपने इमोशंस को दबा रही है और खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट करना चाहती है। इसलिए वो सुकासा से कहती है, उसे कहीं बाहर ले जाओ, शायद थोड़ा वक्त साथ बिताने से उसका मन हल्का हो। उस रात सुकासा आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता है। वो बार बार बोलता है, इसला क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? फिर खुद ही शर्मा कर कहता है, नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है। तभी अचानक वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि इसला उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन चुकी है। सुकासा इतना घबरा जाता है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। अगले दिन वो हिम्मत जुटाकर इसला से कहता है, मैं किसी को थैंक यू कहना चाहता हूं जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या तुम मेरे साथ उसके लिए गिफ्ट लेने चलोगी? इसला कुछ देर उसकी तरफ देखती रहती है, फिर धीरे से सर हिलाकर कहती है, ठीक है। ये सुनकर सुकासा के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है। दोनों मिलकर एक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। मॉल में घूमते वक्त सुकासा नोटिस करता है कि इसला हमेशा अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म ही पहनती है। वो पूछता है, तुम्हारे पास नॉर्मल कपड़े नहीं है? इसला शांत आवाज में जवाब देती है, घर पर भी मैं यही पहनती हूँ। ये सुनकर सुकासा उसे एक कपड़ों की दुकान में ले जाता है। वहां से वो एक सुंदर ड्रेस उठाता है और इसला को देकर कहता है, इससे ट्राई करके देखो। इसला हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्यों? सुकासा मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसला माना नहीं करती और ट्रायल रूम में चली जाती है, लेकिन उसे ड्रेस पहनने में काफी दिक्कत होती है। अंदर से वो सुकासा को आवाज देती है, सुकासा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सुकासा बुरी तरह घबरा जाता है। तभी एक स्टोर स्टाफ वहां आ जाती है और इसला की हेल्प करने लगती है। इसी दौरान इसला का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। ड्रेस भी थोड़ी सी फट जाती है। इसला उदास होकर कहती है, मैंने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन सुकासा मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, हम ये ड्रेस वैसे ही खरीद लेंगे। ये सुनकर इसला चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। शॉपिंग के बाद दोनों एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में सुकासा कहता है, तुम बहुत कम बोलती हो, हमेशा कहीं खोई रहती हो और ठीक से खाना भी नहीं खाती। इसला सीधा जवाब देती है, क्या ये बुरी बात है? सुकासा तुरंत कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद इसला अपने बैग से कुछ हर्ब्स निकालकर देखने लगती है। इसी दौरान वो एक चश्मा पहन लेती है। सुकासा हैरान होकर पूछता है, तुम चश्मा भी पहनती हो? इसला सिर्फ हल्का सा हाँ कहती है। बाद में दोनों हर्ब्स खरीदकर मॉल से बाहर निकलते हैं। तभी सुकासा की नजर सामने बने अम्यूजमेंट पार्क पर पड़ती है। वो एक्साइटमेंट से कहता है,
चलो वहां चलते हैं। इसला तुरंत पूछती है, लेकिन हम तो गिफ्ट लेने आए थे। त्सुकासा मुस्कुराकर कहता है, जिसके लिए गिफ्ट लेना था वो तुम ही हो। यह सुनकर इसला धीरे से कहती है, अनोइंग पर्सन। त्सुकासा घबराकर कहता है, अरे मेरा मतलब। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता हूं। ये बात सुनकर इसला कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार इमोशंस साफ दिखाई देते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहां से चल देती है। त्सुकासा उदास होकर पार्क में अकेला घूमने लगता है। तब उसकी नजर एक छोटी सी गिफ्ट शॉप पर पड़ती है। वहां से वो एक क्यूट सा कीचेन खरीदता है। फिर वो सीधा इसला के पास जाकर कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इसे फेंक देना। इसला कीचेन को ध्यान से देखती है, फिर धीरे से कहती है, त्सुकासा तुम्हें ऐसे छोड़कर चले जाने के लिए सॉरी। ये सुनकर त्सुकासा मुस्कुरा देता है। दोनों पास की बेंच पर बैठकर गर्म चाय पीने लगते हैं। पहली बार उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी होती है। उस रात त्सुकासा सो जाता है, लेकिन इसला जाग रही होती है। वो त्सुकासा के दिए हुए की चेन को अपने हाथ में पकड़कर काफी देर तक देखती रहती है। अगली सुबह त्सुकासा उठकर खुशी से कहता है, गुड मॉर्निंग। और इस बार इसला भी हाकी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, गुड मॉर्निंग। ये सुनते ही त्सुकासा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बार बार गुड मॉर्निंग बोलने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मिचिरू रूम में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि इसला कपड़े बदल रही है और त्सुकासा वहीं खड़ा है, वो बिना कुछ सोचे त्सुकासा को जोर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। त्सुकासा बाहर गिरते हुए सिर्फ एक ही बात सोचता है, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि इसला ने पहली बार अपनी मर्जी से उसे गुड मॉर्निंग कहा था, और उस छोटे से पाल ने त्सुकासा के दिल में इसला के लिए जगह और भी गहरी कर दी। पार्ट 7, मसाया और सोटा का सबसे इमोशनल केस। अगले दिन ऑफिस में मिचिरू त्सुकासा से कहती है, अब इसला के बारे में इतना सोचना बंद करो। तभी जैक कहता है, मैंने इसला को एक अजीब सी किताब पढ़ते देखा था। मिचिरू हैरान होकर पूछती है, कौन सी किताब? जैक मुस्कुराकर कहता है, शादीशुदा कपल्स की लाइफ पर एक गाइड बुक। यह सुनकर मिचिरू सीधा इसला के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में त्सुकासा के साथ रहना चाहती हो? इसला बिना हिचकिचाए शांत आवाज में कहती है, अगर बॉस का ऑर्डर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात का मतलब सब अलग अलग तरीके से निकालते हैं। त्सुकासा तो यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जबकि जैक और मिचिरू दोनों कंफ्यूज रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद काजुकी सबको नए असाइनमेंट्स देती है, लेकिन यसुदका फिर से ऑफिस से गायब होता है। काजुकी गुस्से में कहती है, यह आदमी कब सुधरेगा? उसकी पार्टनर सैरी कहती है, मैं उसे बाद में बता दूंगी। इस बार काजुकी एक नया केस त्सुकासा और इसला को देती है। जाने से पहले रेन सबको वार्निंग देता है, ब्लैक मार्केट रिट्रीवल सर्विस नाम का एक इलीगल ग्रुप एक्टिव है। वो हमारे डिपार्टमेंट का नाम यूज करके गिफ्टिया को जबरदस्ती ले जाते हैं। यमनोबे भी कहता है, अगर कोई सस्पिशियस इंसान दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना। लेकिन तब तक त्सुकासा और इसला मिशन के लिए निकाल चुके होते हैं। रास्ते में त्सुकासा पूछता है, एंड्रॉयड चिल्ड्रन क्या होते हैं? इसला समझाती है, वो बच्चे जिन्होंने अपने असली पेरेंट्स को खो दिया हो और जिन्हें गिफ्टिया ने पाला हो। थोड़ी देर बाद दोनों अपने टारगेट के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है, सामने एक गिफ्टिया खड़ी होती है जिसका नाम माज़साया होता है। वो प्यार से मुस्कुराकर कहती है, अंदर आइए, शायद सोटा स्कूल से आता ही होगा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। त्सुकासा घर के अंदर दीवार पर लगी फैमिली फोटोज देखता है। वो पूछता है, तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। मसाया मुस्कुराकर कहती है, मैं और सोटा बहुत सालों से साथ हैं, मुझे बस उसकी चिंता है, मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा। फिर वो पुरानी यादें बताती है। सोटा के पेरेंट्स मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे, हम सब साथ शॉपिंग जाया करते थे। तभी स्कूल से सोटा घर लौट आता है। वो त्सुकासा और इसला को देखकर गुस्से में पूछता है, ये लोग कौन हैं? मसाया शांत होकर कहती है, ये टर्मिनल सर्विस से आए हैं। ये सुनते ही सोटा का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, इनकी किसी बात पर यकीन मत करना, ये सब झूठ बोलते हैं। मसाया उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सोटा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। त्सुकासा अग्रीमेंट फाइल निकालकर कहता है, हमें सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। गुस्से में सोटा फाइल छीन लेता है और उस पर साइन कर देता है। त्सुकासा तुरंत कहता है, हम ऐसे साइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोटा और भी गुस्से में चिल्लाता है, तुम समझते क्यों नहीं, ये मेरी फैमिली नहीं है, ये सिर्फ एक गिफ्टिया है। मसाया धीरे से कहती है, सोटा तुम्हारे डैड हमेशा कहते थे कि अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। लेकिन सोटा जोर से जवाब देता है, मुझे मॉम और डैड के बारे में कुछ याद नहीं, और तुम जो भी कहती हो सब झूठ है। तुमने ये भी झूठ बोला था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ये कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मसाया उदास होकर त्सुकासा से कहती है, जब से मैंने उसे अपनी लाइफ स्पैन के बारे में बताया है तब से वो ऐसा ही हो गया है। ऑफिस वापस आने के बाद मिचिरू पूरा केस समझाती है। वो कहती है, सोटा आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजार रहा है। वो ये मानना ही नहीं चाहता कि जिस इंसान ने उसे पला है वो एक दिन हमेशा के लिए चला जाएगा। त्सुकासा धीरे से कहता है, इसलिए वो अपनी ही यादों को झूठ मान रहा है। मिचिरू हाँ में सर हिलाकर कहती है, हमें यूज ये समझाना होगा कि उनके बीच का प्यार सच था। ये बात सुनकर त्सुकासा फैसला करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो सोटा और माज़साया के रिश्ते को टूटने नहीं देगा। इसी फैसले के साथ उनके सबसे मुश्किल और सबसे इमोशनल मिशन का अगला हिस्सा शुरू होता है। पार्ट 8, हेड ऑफिस की मीटिंग और सोटा को समझाने की कोशिश।
जब सुकासा और बाकी टीम सोटा के केस पर काम कर रहे होते हैं, तब एसएआई कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में जनरल मैनेजर और अलग अलग टर्मिनल सर्विस डिपार्टमेंट्स के चीफ्स मौजूद होते हैं। जनरल मैनेजर गुस्से में कहते हैं, टर्मिनल सर्विस का खर्चा हेड ऑफिस के बाकी डिपार्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो गया है। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी कई बार समझाया था। यमनोबी शांत रहकर कहते हैं, सर, गिफ्ट या रिट्रीवल सिर्फ एक नॉर्मल काम नहीं है। हर केस में लोगों की इमोशंस भी जुड़ी होती हैं, इसलिए इस डिपार्टमेंट को चलाने में नेचुरली ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन जनरल मैनेजर उनकी बात से खुश नहीं होते। वो सख्त आवाज में कहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा। मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन यमनोबी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ सुकासा पूरे दिल से सोटा के बारे में सोच रहा होता है। उससे लगता है कि सोटा को जबरदस्ती मनाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को समझना ज्यादा जरूरी है। अगले दिन सुकासा और इसला फिर सोटा के घर जाते हैं। इस बार सुकासा कोई एग्रीमेंट फाइल नहीं निकालता। वो सिर्फ सोटा से नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोटा अब भी बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है, मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। सुकासा शांत रहकर जवाब देता है, ठीक है, अगर बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इतना जरूर सोचना कि मसाया तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। सोटा कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। अंदर मसाया दोनों के लिए चाय बना रही होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, सोटा बचपन से ही जिद्दी था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर सुकासा और भी पक्का फैसला कर लेता है कि वो सोटा का भरोसा जरूर जीतेगा। घर से निकलते वक्त इसला धीरे से सुकासा से कहती है, हर रिट्रीवल सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करवाना नहीं होता। सुकासा उसकी तरफ देखकर पूछता है, मतलब? इसला जवाब देती है, कभी कभी सबसे मुश्किल काम किसी का दिल तैयार करना होता है। ये बात सुकासा के दिल को छू जाती है। अब उसके लिए ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं रहा था। वो सोटा को उसकी सबसे कीमती यादों को संभालना सिखाना चाहता था, ताकि जब अलविदा का वक्त आए तो उसके पास पछतावा ना हो। इसी के साथ सोटा और मासाया की कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड की तरफ बढ़ने लगती है। पार्ट 9, सोटा की सच्चाई और सुकासा का फैसला। अगले दिन सुकासा और इसला फिर से सोटा के घर पहुंचते हैं। इस बार उनका मकसद एग्रीमेंट लेना नहीं, बल्कि सोटा की फीलिंग्स को समझना होता है। सोटा चुपचाप बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। सुकासा उसके पास जाकर शांत आवाज में कहता है, मैं तुमसे गिफ्टिया के बारे में बात करने नहीं आया। सोटा बिना उसकी तरफ देखे कहता है, फिर क्यों आए हो? सुकासा हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता है, बस तुमसे दोस्ती करने। ये सुनकर सोटा हैरान हो जाता है। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर सोटा धीरे से बोलता है, तुम नहीं समझोगे, अगर मातसाया चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। सुकासा उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है, अकेला होना दर्द देता है, लेकिन झूठ में जीना उससे भी ज्यादा दर्द देता है। ये बात सुनकर सोटा पहली बार चुप हो जाता है। अंदर मत्साया खिड़की से दोनों को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे खुशी होती है कि कोई आखिरकार सोटा की बात सुन रहा है। उस रात ऑफिस वापस आकर सुकासा पूरे केस के बारे में सोचता रहता है। उससे समझ आ जाता है कि हर रिट्रीवल सिर्फ एक मिशन नहीं होता। हर केस के पीछे किसी की पूरी जिंदगी और उसकी यादें छुपी होती हैं। अगली सुबह इसला सुकासा को देखती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सुकासा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, बस इस बार मैं सोटा को मुस्कुराते हुए अलविदा कहना सिखाना चाहता हूं। इसला कुछ पाल उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो धीरे से कहती है, मुझे लगता है तुम बदल रहे हो। सुकासा हाकी सी हंसी के साथ जवाब देता है, शायद। और इसी के साथ सोटा और मासाया की कहानी अपने सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ सुकासा और इसला मासाया और सोटा के केस को लेकर बात कर रहे होते हैं। सुकासा कहता है, मैं सोटा को इस तरह नहीं छोड़ सकता। इसला उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्यों? सुकासा जवाब देता है, क्योंकि वो सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो डरा हुआ है। इसला कुछ देर चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है, हो सकता है तुम सही हो। अगले दिन दोनों फिर से सोटा के घर जाते हैं। दरवाजा मसाया खोलती है और मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, लेकिन सोटा उन्हें देखते ही फिर से गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। सुकासा शांत आवाज में कहता है, ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, तुम इतना गुस्सा किस बात पर हो? सोटा कुछ देर तक चुप रहता है, फिर जोर से कहता है, मुझे गिफ्टिया से नफरत है। वो सब एक दिन चले जाते हैं, मैं किसी को फिर से खोना नहीं चाहता। ये सुनकर सुकासा और इसला दोनों चुप हो जाते हैं। मसाया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि सोटा का गुस्सा असल में उसके डर की वजह से है। सुकासा धीरे से कहता है, तुम मसाया से नफरत नहीं करते, तुम बस उससे अलविदा कहने से डर रहे हो। यह बात सुनकर सोटा कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और उसकी आंखें भर आती हैं। अगले सीन में सुकासा और इसला मार्सिया के घर आए होते हैं और सोटा की पुरानी फोटो एल्बम देख रहे होते हैं। मार्सिया बताती है कि कल सोटा का बर्थडे है और वो उन्हें एक स्ट्रॉबेरी केक के बारे में भी बताती है, जो उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी और जो सोटा को बहुत ज्यादा पसंद था। सुकासा एल्बम पलटते हुए कहता है, यहाँ और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन शायद सोटा को ये सब याद नहीं होगा। तभी अचानक एल्बम से एक पेज नीचे गिरता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी केक बनाने की एक पुरानी रेसिपी होती है। मार्सिया हैरानी से कहती है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। इसका मतलब अब मैं सोटा के लिए वही केक बना सकती हूँ।
सुकासा एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या हम भी इसमें मदद कर सकते हैं? मार्सिया मुस्कुरा कर कहती है, जरूर, हम सब मिलकर डेकोरेशन भी करेंगे। फिर वो इसला की तरफ देखकर कहती है, इसला, जरा स्माइल तो करो, तुम बहुत प्यारी लगोगी। लेकिन इसला बहुत ही अजीब सी स्माइल देती है। अगले दिन सोटा स्कूल के लिए निकाल रहा होता है, तभी मिचिरू उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं टर्मिनल सर्विस से हूं। सोटा बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिचिरू उसे रोक कर कहती है, मुझे भी गिफ्टिया ने पाला था। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपनी यादों पर भरोसा तो कर सकते हो। सोटा गुस्से से कहता है, वो सारी यादें झूठ हैं, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुकासा, इसला और मार्सिया मिलकर सोटा के बर्थडे के लिए केक बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब मार्सिया पूछती है, सुकासा, क्या तुमने पहले कभी केक बनाया है? सुकासा हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक बार बनाया था, लेकिन उस वक्त किचन में आग लग गई थी। इतने में घर की दूरबेल बाजती है और मार्सिया दरवाजा खोलने चली जाती है। इधर सुकासा बहुत ध्यान से बटर का वेट नाप रहा होता है और कहता है, बस अब पूरे 50 ग्राम हो गए। तभी अचानक मिचीरू वहां आ जाती है और उसके हाथ से रेसिपी छीन लेती है। वो कहती है, अगर तुम इस स्पीड से काम करोगे तो रात तक भी केक नहीं बनेगा। सुकासा हैरानी से पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मिचीरू जवाब देती है, तुम्हारी मदद करने आई हूं, वरना केक की जगह कुछ और ही बना दोगे। मार्सिया हंसकर कहती है, बिल्कुल सही कहा, वैसे भी सुकासा हमारे किसी काम का नहीं था। इसके बाद मिचीरू केक बनाना शुरू करती है और सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते रहते हैं। सुकासा पूछता है, क्या तुम प्रोफेशनल कुक हो? मिचीरू हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, बचपन से ही केक बनाती आ रही हूं। मेरे डैड के लिए भी मैं ही बनाया करती थी। उसके बाद सब लोग मिलकर केक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुकासा हर थोड़ी देर में कोई ना कोई गलती कर देता है। कभी ज्यादा चीनी डाल देता है। अगले दिन सोटा स्कूल के लिए निकाल रहा होता है, तभी मिचीरू उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं टर्मिनल सर्विस से हूं। सोटा बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिचीरू उसे रोक कर कहती है, मुझे भी गिफ्टिया ने पाला था। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपनी यादों पर भरोसा तो कर सकते हो। सोटा गुस्से में जवाब देता है, वो सारी यादें झूठ हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चुकासा, इसला और मार्सिया मिलकर सोटा के बर्थडे के लिए केक बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मार्सिया पूछती है, चुकासा, क्या तुमने पहले भी कभी केक बनाया है? चुकासा हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक बार बनाया था, लेकिन किचन में आग लग गई थी। सब हंसने लगते हैं। तभी घर की दूरबेल बजती है और मार्सिया दरवाजा खोलने चली जाती है। इधर चुकासा बहुत ध्यान से बटर नाप रहा होता है और कहता है, बस 50 ग्राम पूरे हो गए। तभी अचानक मिचीरू आती है और उसके हाथ से रेसिपी छीन लेती है। वो कहती है, अगर तुम इसी स्पीड से काम करोगे तो रात तक भी केक नहीं बनेगा। चुकासा हैरान होकर पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मिचीरू जवाब देती है, तुम्हारी मदद करने आई हूं, वरना केक के नाम पर कुछ और ही बना दोगे। मार्शिया हंसते हुए कहती है, वैसे भी चुकासा हमारे किसी काम का नहीं था। इसके बाद मिचीरू केक बनाना शुरू करती है और सब लोग यूज हैरानी से देखते रहते हैं। चुकासा पूछता है, क्या तुम प्रोफेशनल कुक हो? मिचीरू कहती है, नहीं, बचपन से डैड के लिए मैं ही केक बनाती आई हूं। उसके बाद सब मिलकर केक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुकासा हर थोड़ी देर में कोई ना कोई गलती कर देता है। आखिर में मिचीरू गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे सही तरीके से काम करना सिखाती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी भी चुकासा का हाथ पकड़े हुए है। वो तुरंत शर्मा कर हाथ छोड़ देती है और धीरे से कहती है, प्लीज मुझे ऐसे मत छुओ। थोड़ी देर बाद सब आराम कर रहे होते हैं। इसी दौरान मिचीरू चुकासा को अपने डैड की कहानी बताती है। वो धीमी आवाज में कहती है, मेरे डैड को 3 साल पहले रिट्रीव किया जाना था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरी वजह से वो वांडरर बन गए। चुकासा पूछता है, ये वांडरर क्या होता है? मिचीरू समझाती है, जब किसी गिफ्टिया की लाइफ स्पैन पूरी होने लगती है तो वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है और कभी कभी वो लोगों पर अटैक भी कर देता है। फिर भी उसका शरीर चलता रहता है और वो बस इधर उधर भटकता रहता है। वो आगे कहती है, रिट्रीवर एजेंट का वांडरर बन जाना सबसे बुरी चीज होती है, इसीलिए हमें उन्हें वक्त पर रिट्रीव करना पड़ता है। ये सुनकर चुकासा धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिचीरू उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मुझे तुम्हें यह सब बताना ही नहीं चाहिए था।
फिर वो अपने ऑफिशियल टोन में कहती है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, इस बात को यहीं भूल जाओ। इधर सब लोग मिलकर केक डेकोरेट करते हैं और आखिरकार केक तैयार हो जाता है। शाम को सोटा स्कूल से घर लौटता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे। मार्शिया यूजे पकड़कर कुर्सी पर बिठाती है, लेकिन सोटा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वो केक का एक टुकड़ा खाता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोते हुए वो कहता है, ये केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डैड जो केक बनाते थे वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा होता था। फिर वो इमोशनल होकर मार्शिया से कहता है, मार्शिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठा कहा था। मार्शिया प्यार से कहती है, मैं यहां ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, लेकिन तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। ये मेरी सच्ची फीलिंग है और मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगी। सोटा धीरे से पूछता है, अब तुम ये भी कहोगी कि मॉम और डैड भी मेरे साथ हैं, है ना? मार्शिया मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, वो दोनों भी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही सोटा फिर से रो पड़ता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हाकी सी मुस्कान होती है। वो धीरे से मार्शिया को गाले लगा लेता है। पार्ट 4 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। अगले सीन में हमें रिट्रीवल डे से एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है। सोटा के घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी कहता है, मैं टर्मिनल सर्विस से आया हूं, क्या मार्शिया घर पर है? सोटा पूछता है, सुकासा और इसला कहाँ हैं? वो आदमी जवाब देता है, उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। ये सुनकर सोटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ मार्शिया शॉपिंग करके घर लौट रही होती है। तभी वही आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है। इसी बीच सोटा घबरा कर सुकासा को फोन करता है। वो कहता है, मार्शिया अभी तक घर नहीं आई और एक आदमी उसे लेने आया था, वो उसके बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर इसला तुरंत कहती है, वो कोई ब्लैक मार्केट रिट्रीवर होगा। सुकासा का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, मार्शिया की लाइफ स्पैन में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ये सुनकर सोटा शॉक हो जाता है। वो पूछता है, क्या वो आदमी तुम्हारा फ्रेंड नहीं था? क्या तुम उसे मार्शिया को वापस लाने के लिए नहीं बोल सकते? सुकासा शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, सोटा, उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है और मार्शिया को किडनैप कर लिया है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उसे ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। इस खबर के बाद पूरी टर्मिनल सर्विस में इमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है। सभी मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में मार्शिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यमनोबे कहता है, बॉस को भी इस बारे में बता देते हैं। कुछ ही देर बाद जनरल मैनेजर को भी पूरी सिचुएशन का पता चल जाता है। वो तुरंत ऑर्डर देता है, आर सिक्योरिटी को बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। फिर वो यमनोबी से कहता है, तुम लोग सर्च जारी रखो, मैं जो कर सकता हूं वो करता हूं। इधर सुकासा और इसला भी मार्शिया को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चलता। सुकासा परेशान होकर कहता है, मिचिरू ने वांदरर के बारे में जो बताया था, उसी बात को लेकर मैं टेंशन में हूं। वो इसला से पूछता है, इसला, क्या तुम्हें वांदरर के बारे में कुछ और पता है? इसला शांत आवाज में कहती है, वांदरर का हर केस अलग होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मार्शिया भी वांदरर बन जाए, इसलिए हमें अभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सुकासा सर हिलाकर कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। तभी मिचिरू और उसकी टीम भी उनके पास पहुंच जाती है। सुकासा तुरंत पूछता है, क्या मार्शिया मिल गई? मिचिरू उदास होकर सर हिला देती है, नहीं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। पार्ट 5 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। अगले सीन में सुकासा और इसला कार में होते हैं। उनके साथ काजुकी और कॉन्स्टेंस भी मौजूद होते हैं। सुकासा पूछता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कॉन्स्टेंस जवाब देता है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स का हाइड आउट इसी एरिया में है। काजुकी कहती है, हमें बहुत संभाल कर चलना होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि पूरा एरिया पहले से ही सिक्योरिटी फोर्स ने घेर रखा है। तभी एक ऑफिसर उनके पास आकर कहता है, आगे का रास्ता बंद है, आप लोग यहीं से वापस लौट जाइए। ये सुनकर काजुकी कहती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आर सिक्योरिटी वाले जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सुकासा हैरानी से पूछता है, आर सिक्योरिटी? इसला यूजे समझाती है, ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। काजुकी उस ऑफिसर से कहती है, हमें यहां बहुत जरूरी काम है, हमें अपने सुपरवाइजर से बात करने दीजिए। तभी वहां सिक्योरिटी टीम का लीडर शीनो आ जाता है। वो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, हमें ऐसे मत देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना है।
कज़ुकी उससे पूछती है, तुम्हारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है? शीनो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? कज़ुकी फिर पूछती है, तुम इस ऑपरेशन को कैसे हैंडल करने वाले हो? शीनो अपना डिजिटल मैप खोलते हुए कहता है, हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क की मदद से इस एरिया की हर लोकेशन ट्रैक कर ली है, इसलिए पूरा एरिया सील कर दिया गया है। अब ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। यह सुनकर काजुकी कहती है, मतलब मार्सिया अभी भी इसी एरिया के अंदर होगी? शीनो फिर पूछता है, तो गिफ्टिया का ट्रांसमिशन ट्रैक नहीं होता क्या? कज़ुकी जवाब देती है, वो एंड्रॉयड प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ होगा और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन माना जाएगा। इसी दौरान सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक मिचिरू को अपना पुराना पास्ट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले उसके फादर को गोली मार दी गई थी क्योंकि वो वांडरर बन गए थे। ये याद आते ही उसका चेहरा उदास हो जाता है। यासुताका चुकासा की तरफ देखकर कहता है, अगर कोई गिफ्ट या वांडरर बन जाए तो हमें या तो यूज लिमिटेड डिसेबल करना पड़ता है या फिर उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। चुकासा हैरानी से पूछता है, लिमिटेड डिसेबल? ये क्या होता है? सेरी समझाती है, इसका नाम है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। इसका यूज सिर्फ सपोर्ट टीम इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकती है। इसके एक्टिवेट होते ही गिफ्टिया के सारे फंक्शंस परमानेंटली बैंड हो जाते हैं। यह सुनकर चुकासा बिल्कुल खामोश हो जाता है। पार्ट 6 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। ये सब सुनने के बाद चुकासा गहरी सोच में डूब जाता है। कज़ुकी मिचिरू के पास आकर कहती है, शांत हो जाओ मिचिरू, आर सिक्योरिटी सिर्फ ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स को पकड़ना चाहती है। मैं मार्सिया को उन लोगों के हाथ लगने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ आर सिक्योरिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूं। वो मजबूत आवाज में कहती है, हम हर हाल में मार्सिया को ढूंढ कर वापस लेंगे। मिचिरू धीरे से कहती है, पता नहीं हमें उन लोगों के साथ मिलकर काम क्यों करना पड़ रहा है। चुकासा उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मिचिरू कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, क्योंकि वो गिफ्टिया को सिर्फ एक मशीन या ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से काजुकी के पैर में चोट लगी थी। चुकासा फिर पूछता है, क्या इसका संबंध तुम्हारे डैड से भी है? ये सुनते ही मिचिरू कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जैक बीच में बोल पड़ता है, चुकासा तुम्हें क्या लगता है ऐसे सवाल पूछने से तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे? ये सुनकर चुकासा तुरंत कहता है, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मिचिरू कुछ देर तक चुप रहती है, फिर वो धीरे से कहती है, 3 साल पहले जब मेरे डैड वांडरर बन गए थे तब कज़ुकी को उन्हें रिट्रीव करने का मिशन मिला था, लेकिन मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उनके साथ भाग गई थी। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 3 साल पहले कज़ुकी मिचिरू के डैड को रिट्रीव करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त आर सिक्योरिटी की टीम भी वहां आ जाती है। उनमें से एक ऑफिसर कहता है, हमें ऑर्डर मिला है, इन्हें यहीं खत्म करना होगा। कज़ुकी गुस्से में चिल्लाती है, नहीं, ये गलत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मिचिरू के डैड अचानक पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं और वांडरर बन जाते हैं। वो सीधा मिचिरू पर हमला कर देते हैं। कज़ुकी तुरंत आगे बढ़कर मिचिरू को बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर देखकर आर सिक्योरिटी के ऑफिसर्स बिना सोचे समझे मिचिरू के डैड पर गोली चला देते हैं। एक ही पाल में सब कुछ खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक यहीं समाप्त होता है। प्रेजेंट में वापस आकर मिचिरू आंखों में आंसू लेकर कहती है, मुझे पता है ये सब मेरी ही गलती थी। अगर उस दिन वो लोग बीच में नहीं आते तो शायद ये सब कभी नहीं होता। ये सुनकर चुकासा बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता है। वो मजबूत आवाज में कहता है, मैं मार्सिया को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मिचिरू बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह जाती है। तभी पीछे से सोटा भी वहां आ पहुंचता है। पार्ट 7 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। दूसरी तरफ यसूतका को ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स का असली हाइडआउट मिल जाता है। वो बिना वक्त गवाए अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन मार्सिया वहां कहीं भी नजर नहीं आती। यसूतका धीरे से कहता है, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी वक्त काजुकी सभी मेंबर्स को कांटेक्ट करके बताती है, मार्सिया वहां से भाग चुकी है। वो अब वांडरर बन चुकी है। हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, वरना आर सिक्योरिटी वाले यूज मार देंगे। ये सुनकर सब लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसला चुकासा की तरफ देखकर कहती है, अगर मार्सिया हमें मिलती है तो मैं यूज हैंडल करूंगी। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद अचानक इसला का सामना मार्सिया से हो जाता है।
मार्सिया को देखते ही इसला एक पाल के लिए रुक जाती है, लेकिन मार्सिया अब अपने होश में नहीं होती। वो अचानक इसला पर हमला कर देती है। अटैक इतना तेज होता है कि इसला जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच सोटा भी वहां पहुंच जाता है। सुकासा यूज देखकर हैरान रह जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, सोटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मार्सिया तुरंत सोटा को पकड़ लेती है और यूजे लेकर वहां से भागने लगती है। सुकासा तुरंत बाकी सभी मेंबर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। यह सुनकर काजुकी कहती है, मैं इंजीनियर्स को भेज रही हूं, तब तक तुम लोग मार्सिया का पीछा करो। इधर इसला के पैर में चोट लग चुकी होती है। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता है। फिर भी वो सुकासा से कहती है, मार्सिया के पीछे जाओ, मेरी चिंता मत करो। जाते जाते इसला धीरे से कहती है, हमेशा अच्छी यादें होना भी जरूरी नहीं होता। जितनी अच्छी मेमोरीज होती हैं, उनके बिछड़ने का दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है। सुकासा उसकी तरफ देखकर कहता है, तो क्या तुम यादें ही नहीं चाहती? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इतना कहकर सुकासा बिना एक पाल गवाए मार्सिया और सोटा के पीछे दौड़ पड़ता है। पार्ट 8 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। दूसरी तरफ आर सिक्योरिटी का लीडर शीनो वांडरर को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी काजुकी उसके सामने आकर उसे रोक देती है। वो धीरे से कहती है, मेरे पैर में आज भी दर्द होता है, क्या तुम्हें पता है? शीनो उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। काजुकी हाकी सी मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन बारिश के दिन मेरा पैर आज भी दर्द करता है। शीनो कुछ पाल चुप रहता है। फिर वो कहता है, मैं सिर्फ 30 मिनट और इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं वांडरर को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ चुकासा और इसला आखिरकार मार्सिया तक पहुंच जाते हैं। चुकासा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मार्सिया, मैं तुम्हें और सोटा दोनों को बचना चाहता हूं। तुमने खुद कहा था कि तुम हमेशा सोटा को प्रोटेक्ट करोगी। यह कहकर चुकासा अपना हाथ मार्सिया की तरफ बढ़ाता है। कुछ पाल के लिए ऐसा लगता है जैसे मार्सिया को सब कुछ याद आ रहा हो। वो धीरे धीरे चुकासा की तरफ चलने लगती है, लेकिन अचानक उसका वांडरर मोड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। मार्सिया तुरंत सोटा को और मजबूती से पकड़ लेती है। ये देखकर चुकासा तुरंत अपनी गुण निकाल लेता है। वो मार्सिया पर निशाना लगा देता है। उसी वक्त इसला भी हवा में उछलकर सोटा को बचाने की कोशिश करती है। सिचुएशन हर सेकंड और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। चुकासा का हाथ ट्रिगर पर था। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर चुकासा ट्रिगर दबा देता है। गोली चलने की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। उसी समय दूसरी तरफ काजुकी एक ऑफिसर से कहती है, प्लीज इसला का ध्यान रखना। ऑफिसर कहता है, क्या आप अकेली जा रही हैं? आपको बैकअप का इंतजार करना चाहिए। लेकिन काजुकी मजबूत आवाज में जवाब देती है, अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाती है। इधर इसला की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसकी नजर सिर्फ चुकासा और मार्सिया पर ही टिकी रहती है। पार्ट 9 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। अगले सीन में काजुकी को भी हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी हालत भी ज्यादा ठीक नहीं होती। दूर खड़ी इसला ये सब चुपचाप देख रही होती है। कुछ देर बाद इसला और काजुकी एक साथ बैठी होती हैं। इसला धीरे से कहती है, काजुकी, मुझे माफ कर दो। काजुकी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रह पाऊंगी। ये कहकर काजुकी धीरे से अपने रूम में चली जाती है। इसला वहीं अकेली बैठी रहती है। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हमें पता चलता है कि मार्सिया का केस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ब्लैक मार्केट रिट्रीवल ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मिशन में आर सिक्योरिटी ने भी काफी मदद की थी। काजुकी सबको बताती है, अब इस केस को लेकर चुकासा और इसला कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त मार्सिया ने सोटा को पकड़ रखा था। उसे बचाने के लिए चुकासा को मजबूरन मार्सिया पर गोली चलानी पड़ी थी। गोली लगते ही मार्सिया धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। उसके साथ ही इसला भी नीचे गिर पड़ती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आकर काजुकी चुकासा से कहती है, जब तक इसला फील्ड ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाती तब तक तुम डेस्क ड्यूटी संभालोगे। चुकासा बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। कुछ दिन बाद चुकासा अपनी डेस्क ड्यूटी कर रहा होता है। इसी दौरान हॉस्पिटल में इसला की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सबसे पहले उसकी नजर चुकासा पर पड़ती है, जो उसके पास ही बैठा होता है। तभी मिकी वहां आता है और कहता है, इसने तुम्हारे पास रहने की जिद की थी। कल से तुम मूव कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा मेंटेनेंस अभी कुछ दिन और चलेगा।
मिकी के जाते ही इसला फिर सुकासा की तरफ देखती है। युजे काजुकी की वो बात याद आ जाती है, अब मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रह पाऊंगी। थोड़ी देर बाद सुकासा की भी आंख खुल जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, अभी टाइम क्या हुआ है? इसला जवाब देती है, अभी भी रात है, तुम्हें अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। सुकासा धीरे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। तुम पूरे 2 दिन से सो रही थी। वो ओल्ड मैन मुझे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। इसला पूछती है, किस बात की चिंता? सुकासा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, बस यही कि कहीं तुम दोबारा आंखें ही ना खोलो। ये सुनकर इसला कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। पार्ट 10 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। कुछ देर की खामोशी के बाद इसला धीरे से पूछती है, मार्सिया और सोटा का क्या हुआ? सुकासा शांत आवाज में जवाब देता है, चिंता मत करो, कजुकी और बाकी सब लोगों ने मेरा साथ दिया था, हमने सब कुछ संभाल लिया। यह सुनकर इसला राहत की सांस लेती है। फिर वो धीरे से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। सुकासा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। इसके बाद सुकासा रूम से बाहर चला जाता है। अब इसला रूम में अकेली बैठी होती है। वो खुद से धीरे से कहती है, वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? मार्सिया वाली इंसिडेंट के बाद भी। इतना कहकर वो उस दिन की सारी यादें दोबारा याद करने लगती है। अगले सीन में मैरी इसला के रूम में आती है। वो प्यार से कहती है, तुम अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो, काम खत्म होने के बाद मैं पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसला हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, समझ गई। तभी यमनोबी भी इसला से मिलने आता है। वो पूछता है, अब तबीयत कैसी है? रिने जवाब देती है, मेंटेनेंस टीम को अभी कुछ दिन और काम करना पड़ेगा। इसी दौरान सुकासा भी वहां आ जाता है। वो इसला को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले कि इसला कुछ बोल पाती, यसुताका अचानक वहां आ जाता है। वो सुकासा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो मेरे साथ ड्रिंक पे चलते हैं। सुकासा तुरंत मना कर देता है। तभी सेरी गुस्से में यसुताका से कहती है, सुबह सुबह अपनी बकवास बंद करो। यसुताका हंसने लगता है। फिर वो इसला की तरफ देखकर कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? इसला उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। यसुताका ड्रामा करते हुए अपना सीना पकड़ लेता है और कहता है, अरे मेरा बेचारा दिल टूट गया। ये देखकर सब लोग हंस पड़ते हैं। इसी बीच इसला की नजर बार बार सुकासा पर जा रही होती है। उसका ध्यान इतना भटक जाता है कि यमनोबे की दी हुई चाय उसके हाथ से गिर जाती है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसला को खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। पार्ट 11 रोमन हिंदी प्रॉपर स्पेसिंग। अगले दिन इसला फिर से ऑफिस डेस्क पर आती है। सुकासा यूज देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लगता है हम सबका अलग अलग आना काफी अजीब लग रहा है। पहले हम हमेशा साथ में ऑफिस आया करते थे। इसला कुछ पल तक यूज देखती रहती है, फिर अचानक कहती है, सुकासा तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। यह सुनकर सुकासा बिल्कुल शॉक हो जाता है। वहीं पास खड़ी मिचिरू भी हैरानी से इसला की तरफ देखने लगती है। मिचिरू धीरे से कहती है, 1 मिनट, इसका मतलब? तभी एरू एक्साइटेड होकर बोल पड़ती है, ये तो लव है। मिचिरू हाकी सी शर्मा कर कहती है, पक्का प्यार ही होगा। एरू खुशी से उछलकर कहती है, तो फिर हमें रिसर्च करनी चाहिए। अगले 24 घंटे हम सुकासा पर नजर रखेंगे। दोनों चुपचाप सुकासा का पीछा करना शुरू कर देती हैं। सुकासा अपनी डेस्क पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है। उसके चेहरे पर हाकी सी मुस्कान होती है। एरू धीरे से कहती है, मुझे तो ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही, फिर भी ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? इसला उनकी तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों भी कम क्रीपी नहीं हो। इतने में एरू के हाथ से बिनोक्यूलर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सीरी ये सब नोटिस कर लेती है। वो सुकासा के पास आकर धीरे से कहती है, हमें कोई देख रहा है। उसी वक्त ब्लैक मार्केट रिट्रीवर्स की तरफ रिने कहता है, अगर वो लोग कोई प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले हेड ऑफिस को टारगेट करेंगे। इधर इसला और एरू थोड़ी देर के लिए घबरा जाती हैं, लेकिन एरू हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है, इतनी सी बात से हम हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर मिचिरू बस चुपचाप उन दोनों को देखती रहती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद इसला और एरू दोबारा सुकासा का पीछा करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वो रेस्टोरेंट तक उसके पीछे जाती हैं। फिर जब सुकासा कॉन्स्टेंस की मदद कर रहा होता है, तब भी दोनों उस पर नजर रखती हैं। उसके बाद वो काजुकी और रिने के साथ बैठा होता है। रिने कहता है, मुझे अब घर जाना होगा,
वरना मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो जाएगी। रेने के जाने के बाद काजुकी त्सुकासा से पूछती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? त्सुकासा जवाब देता है, मैं स्टाफ रेस्ट रूम जा रहा हूं। काजुकी मजाक में कहती है, तुम बहुत ज्यादा मत घूमा करो, और वो त्सुकासा को कुछ देर तक अपने पास ही बैठाए रखती है। आखिर में वो यूज जाने देती है। त्सुकासा नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है, लेकिन इसला और एरू अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ही त्सुकासा बाथरूम के अंदर जाता है, दोनों चुपके से झांकने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक त्सुकासा उन्हें देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? उसी वक्त सीरी वहां आ जाती है। वो एरू का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है। बाथरूम के बाहर सिर्फ मिचिरू और इसला रह जाती हैं। मिचिरू धीरे से पूछती है, तुम त्सुकासा को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही हो? पार्ट 12 रोमन हिंदी। नेक्स्ट सीन में त्सुकासा और इसला अम्यूजमेंट पार्क के फेरिस व्हील पर बैठे होते हैं। ऊपर से पूरे शहर का खूबसूरत नजरा दिख रहा होता है। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे उस पल को महसूस करते रहते हैं। तभी त्सुकासा अचानक इसला की तरफ देखकर कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऊंची जगह पर बैठना और लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना बहुत पसंद है। इसला हाकी सी स्माइल करते हुए जवाब देती है, हाँ, दिन के टाइम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनकी स्माइल बिल्कुल असली होती है, लेकिन रात होते ही ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। सब लोग अपने घर चले जाते हैं और यहां सिर्फ खामोशी रह जाती है। त्सुकासा मुस्कुराकर कहता है, लेकिन उनके पास उनकी यादें हमेशा रहती हैं। वही यादें उन्हें दोबारा मुस्कुराने की वजह देती हैं। इसी बीच पार्क में क्लोजिंग अनाउंसमेंट होने लगती है। स्टाफ अनाउंस करता है कि पार्क बंद होने वाला है। इसला स्पेशल परमिशन लेकर फेरिस व्हील की एक आखिरी राइड लेना चाहती है और उन्हें उसकी इजाजत मिल जाती है। राइड धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। इसला धीमी आवाज में कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार मिले थे। काश मेरे पास तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त होता। त्सुकासा उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन जो वक्त हमने साथ बिताया वो बहुत खूबसूरत था, है ना? इसला हल्का सा मुस्कुराती है और सर हिला देती है। फिर वो पूछती है, मेरे बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम टर्मिनल सर्विस में ही काम करते रहोगे? त्सुकासा कहता है, हाँ, शायद। इसला मजाक करते हुए बोलती है, फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। ये सुनकर त्सुकासा कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। इसला उसका रिएक्शन देखकर हल्का सा हंस पड़ती है और कहती है, सॉरी, वैसे बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? त्सुकासा मुस्कुराकर जवाब देता है, बहुत कुछ। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा बार बार गिर जाना। इसला नाखरे से कहती है, अच्छा और? त्सुकासा कहता है, तुम्हारा छोटा सा होना भी। इसला मुंह बनाकर कहती है, ये तारीफ है या मेरी बेइज्जती? त्सुकासा हंसते हुए बोलता है, लेकिन मुझे ये सब तुम्हारे बारे में बहुत पसंद है। अब इसला की बारी होती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है। त्सुकासा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। इसला फिर कहती है, और मुझे ये भी पसंद है कि तुम्हें मेरे हाथ की बानी चाय इतनी अच्छी लगती है। त्सुकासा स्माइल करते हुए जवाब देता है, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी होती है। इसला धीरे से उसके हाथों को देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे बड़े हाथ भी बहुत पसंद हैं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, और सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि इतना दर्द होने के बाद भी तुम हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते हो। लेकिन इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा चिंता भी होती है। पार्ट 13 रोमन हिंदी। इसला की बात सुनकर त्सुकासा कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है। वो दूर आसमान की तरफ देखने लगता है, जैसे अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसला धीरे से कहती है, त्सुकासा, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है। इस सपने को खत्म होने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर वो अपनी उंगली से एक रिंग निकालती है और त्सुकासा के हाथ में रख देती है। वो हाकी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं चाहती हूं कि ये सब मेरे अपने तरीके से खत्म हो। ये सुनते ही त्सुकासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है ताकि इसला उससे रोता हुआ ना देख सके, लेकिन इसला उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से कहती है, ये पहली बार है जब तुमने मुझे अपने आंसू देखने दिए। तुम हमेशा अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा लेते थे। फिर वो बहुत प्यार से त्सुकासा के आंसू पोंछती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगला सीन दिखाया जाता है। त्सुकासा अकेला एक बेंच पर बैठा होता है। उसके पास काजुकी खड़ी होती है। काजुकी धीरे से कहती है, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया त्सुकासा। उसके बाद इसला का लिखा हुआ लेटर सुनाया जाता है। लेटर में लिखा होता है, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मुझे हमेशा लगता था कि टर्मिनल सर्विस एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ लोगों की यादें मिटा दी जाती हैं, लेकिन जब मेरा वक्त खत्म होने लगा
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि उनके साथ बिताया हुआ हर पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया। अगर तुम्हारी जिंदगी में लाइफ स्पैन ना होता तो शायद हम और भी बहुत सारे दिन साथ बिता पाते। लेकिन फिर भी मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल तुम्हारे साथ गुजरे हैं। पार्ट 14 रोमन हिंदी। लेटर आगे कंटिन्यू होता है। सुकासा, थैंक यू। मुझे हमेशा एक इंसान की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक यू। मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए और मेरी हर छोटी सी खुशी को इतना खास बनाने के लिए थैंक यू। तुमने मुझे सिर्फ एक गिफ्टिया नहीं समझा, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा जिसके पास अपनी फीलिंग्स और अपने सपने थे। मैं कभी भी तुम्हारे साथ बिताए हुए इन खूबसूरत पालों को नहीं भूलूंगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन यादों को सिर्फ दर्द की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारी मुस्कान के साथ याद करोगे। प्लीज मेरे जाने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहना, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना और नए लोगों से मिलना। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। चाहे मैं तुम्हारे साथ न रहूं, मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, सुकासा। गुड बाय। लेटर खत्म होते ही चुकासा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लेटर को अपने सीने से लगा लेता है और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और एक हाकी सी मुस्कुराहट भी, क्योंकि इसला के साथ बिताया हुआ हर पल उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन चुका था। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ प्लास्टिक मेमोरीज की कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है। एंडिंग रोमन हिंदी। प्लास्टिक मेमोरीज की एंडिंग हमें यह सिखाती है कि किसी इंसान के साथ बिताया हुआ वक्त उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि उसकी अहमियत से याद रखा जाता है। सुकासा और इसला की लव स्टोरी शायद हमेशा के लिए नहीं चल सकी, लेकिन जितना भी वक्त उन्होंने साथ बिताया वो उन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। इसला दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी यादें, उसकी मुस्कान और उसका प्यार हमेशा सुकासा के दिल में जिंदा रहे। और सुकासा ने भी ये समझ लिया कि किसी को खो देने का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी दर्द की वजह से हम उन लाम्हों की असली कीमत समझ पाते हैं जो हमने उनके साथ गुजारे होते हैं। इसीलिए उसने इसला की आखिरी ख्वाहिश को अपनाया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, ताकि इसला की यादों के साथ वो हमेशा मुस्कुराता रहे। यही मैसेज प्लास्टिक मेमोरीज को एक बहुत ही इमोशनल और यादगार एनिमे बना देता है। कभी कभी किसी से अलविदा कहना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ बिताई हुई यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती हैं। द एंड।